दोस्तों आजकल जितनी भी फिल्में रिलीज होती है उनका भविष्य यानी उनका हिट और फ्लॉप होना फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शंस पे काफी निर्भर करता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स की जो फिल्में होती हैं वो ग्रैंड ओपनिंग लेती है, बड़े कलेक्शंस करती हैं, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होती है तो चौथे दिन से फिल्म के कलेक्शंस धाराशाही हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। उसी दिन के बाद पता चलता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या फ्लॉप होगी। लेकिन अगर फिल्म आरआर जैसी मेगा बजट हो तो उसके लिए 4 दिनों का कलेक्शंस काफी नहीं है। 8-9 दिनों के कलेक्शंस के बाद ही पता चल पाता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करेगी। आरआर के पहले और दूसरे दिन के कलेक्शन से ही कई लोगों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था। और आपने ये भी सुना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, स्पेशली बाहुबली 2 यानी बाहुबली द कंक्लूजन्स के भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है। आखिर इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है? क्या है फिल्म का स्टेटस, क्या है फिल्म के कलेक्शंस, और बाहुबली 2 के टक्कर में इस फिल्म के कलेक्शंस कैसे हैं? क्या इसने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, सच में तोड़े हैं? चलिए जानेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मतलब मैंने 2 बार इस फिल्म को देख लिया है, तीसरी बार मेरी जाने की तैयारी है। और मैंने सभी लोगों से यही कहा था कि अगर आपको असली सिनेमा का एक्सपीरियंस लेना है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों इंडियन फिल्मों के जो कलेक्शंस होते हैं वो या तो आपको ग्रॉस कलेक्शंस बताए जाते हैं या फिर नेट कलेक्शंस बताए जाते हैं। ग्रॉस और नेट कलेक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हो, आपकी जो सैलरी होती है, जो आपको ज्यादातर ग्रॉस सैलरी बताई जाती है, उसके अंदर से पीएफ और आपके जो खर्चे हैं वो काट कुटा के जो आपको पेमेंट मिलती है वो आपकी नेट सैलरी होती है। उसी तरह से सारे खर्चों और टैक्सेस के साथ जो कलेक्शन दिया जाता है वो होता है ग्रॉस कलेक्शन, और सारे खर्चे हटाकर टैक्सेस हटाकर जो कलेक्शन दिया जाता है वो होता है नेट कलेक्शन। फिल्म आरआर के अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इस फिल्म का जो ओवरऑल बजट है वो 550 करोड़ का है। इनिशियली ये जो बजट था वो 450 करोड़ का ही था, लेकिन इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो 2 से 3 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। और इतनी बार डिले होने के बाद और कोरोना की वजह से इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ बढ़ गया। 450 से 550 करोड़ का इस फिल्म का बजट हो गया, जिसमें अजय देवगन के 30 करोड़, आलिया भट्ट के 20 करोड़, रामचरण तेजा के 50 करोड़, जूनियर एनटीआर के 50 करोड़ और एसएस राजमौली के 30 करोड़ शामिल है। यानी 200 करोड़ का सिर्फ इनकी सैलरी है इस बजट के अंदर। आजकल सभी फिल्म मेकर्स बहुत ही सेफली खेलना चाहते हैं और इस फिल्म के मेकर्स ने भी इतना बड़ा बजट होने के बाद इतना सेफ खेला है कि फिल्म के रिलीज से पहले ही उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों 550 करोड़ का बजट रिकवर करना बहुत टफ टास्क है, लेकिन अगर एसएस राजमौली की फिल्म है ये सब तो रिकवर हो ही जाएगा। फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके सैटेलाइट राइट्स यानी टीवी पे दिखाने के राइट्स और डिजिटल राइट्स यानी ओटीटी पर आने के राइट्स और म्यूजिक राइट्स, इन सबको मिलाकर 200 करोड़ का रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स ने इकट्ठा कर लिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 550 करोड़ में से 200 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों फिल्म के मेकर्स ने इसके वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स 465 करोड़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा है। आसान भाषा में थिएटर में रिलीज करने के लिए फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं और अलग अलग जगहों के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनका थिएटर वालों से टाइप होता है। और हिंदी वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो 114 करोड़ यानी 114 करोड़ के अंदर बेचे गए थे। यानी 465 का थिएट्रिकल राइट्स और बाकी अलग सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेचकर 200 करोड़, तो टोटल हो जाते हैं 665 का प्री रेवेन्यू यानी रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर्स ने कमा लिए हैं, जिसमें से 115 करोड़ का उनका टेबल प्रॉफिट यानी रिलीज होने से पहले ही प्रोड्यूसर्स ने कमा लिया है। भैया प्रोड्यूसर्स ने तो अपना प्रॉफिट कमा लिया, एक्टर्स को अपनी सैलरी मिल गई, बचे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा वाले। तो भैया इनका एकमात्र सहारा है थिएटर, जहां पर लोग आके इस फिल्म को देखेंगे और इनको पैसा मिलेगा। 465 करोड़ के अमाउंट को रिकवर करने के लिए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 600 करोड़ का नेट कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्रेक इवन कर पाएगी, यानी ये कॉस्ट रिकवर कर पाएगी 850 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन अगर ये करती है। तो इस फिल्म को रिलीज हुए अभी तक 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिनों में इस फिल्म ने 900 करोड़ यानी 900 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 620 करोड़ का 620 करोड़ का नेट कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है 10 दिनों के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म अपने प्रॉफिटेबल जोन के अंदर एंटर
हो चुकी है और ये जो 900 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है उसके अंदर से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने इसने 465 करोड़ के प्राइस में इस फिल्म को खरीदा था, उनका जो शेयर है वो लगभग 500 करोड़ का शेयर बन चुका है। तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि 35 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब मिल चुका है 10th डे, यानी 10वें दिन जाकर उनको प्रॉफिट मिला है। बाकी 9 दिनों तक ये फिल्म अपना कॉस्ट ही रिकवर कर रही थी, 10वें दिन जाकर ये फिल्म प्रॉफिट में आई है। इनको हिट का टैग तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी हम इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं कह सकते। और इस फिल्म को अभी तक सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और अगला हफ्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई बहुत बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते भी फिल्म के जो कलेक्शंस होंगे वो काफी अच्छे होंगे। सेकेंड वीक के लास्ट तक ये फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन तो आराम से कर ही लेगी और अपने तीसरे हफ्ते 1250 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन ये फिल्म कर लेगी। और लाइफ टाइम कलेक्शंस की बात की जाए तो ये फिल्म 1350 से 14 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शंस और 900 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शंस, इतना मेरा ये प्रेडिक्शन है। 1350 और 1400 करोड़ के बीच में ही इस फिल्म का लाइफ टाइम का ग्रॉस कलेक्शन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीसरे हफ्ते के बाद 2 बड़ी फिल्में यानी 4th वीक में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। पहली यश की KGF 2, जिसका हिंदी मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा क्रेज बना हुआ है, बज बना हुआ है। दूसरी तड़पति विजय की 20, इस फिल्म के लिए भी अराउंड साउथ बहुत अच्छा खासा बज बना हुआ है। तो ये 2 बड़ी फिल्में हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि चौथे हफ्ते से फिल्म के कलेक्शंस बहुत ही ज्यादा डाउन आ जाएगी। दोस्तों, क्या 1300-1400 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन पे हम RR को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं? तो ये एक बहुत अच्छा खासा फिगर होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस फिल्म के अंदर होगा। प्रोड्यूसर्स ने तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा ही लिया है। आने वाले दिनों में एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाई जाएगी। दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या इस फिल्म में बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़े हैं? इन दोनों ही फिल्मों के कलेक्शंस आपके सामने हैं। दोनों ही फिल्मों के अगर कलेक्शंस को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि पहले 3 दिनों के कलेक्शंस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे के कलेक्शंस RRR के बेटर हैं। तो इस तरह से 2 रिकॉर्ड RRR अपने नाम कर लेती है। एक तो हाईएस्ट ओपनिंग डे के कलेक्शंस का रिकॉर्ड, जहां ओपनिंग डे में RRR ने 223 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 127 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, और बाहुबली 2 ने लगभग 212 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन, 121 करोड़ का नेट कलेक्शन इकट्ठा किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ओपनिंग डे का जो कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो RRR के नाम हो जाता है। और दूसरा हाईएस्ट फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शंस का रिकॉर्ड, उसके साथ एक और रिकॉर्ड है जिसमें RRR ने बाहुबली 2 को मात दे दी है। आंध्रा और तेलंगाना के जो कलेक्शंस आए हैं, जो इस फिल्म की मूल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज, वहां से RRR की जो कलेक्शन है वो लगभग 348 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकल के आया है, वो भी महज 10 दिनों का। और जो बाहुबली 2 का जो लाइफ टाइम का कलेक्शन था वो 327 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन था। तो आप देख लीजिए कि 10 दिनों के अंदर ही कितना लंबा डिफरेंस आ गया है और आने वाले दिनों में कितना और डिफरेंस आया। तो तेलुगु मार्केट में RRR का दबदबा कायम है। ओपनिंग वीकेंड के बाद यानी 3 दिनों के बाद बाहुबली 2 के जो कलेक्शंस है वो RRR से काफी अच्छे हैं। फर्स्ट वीक का जो RRR का कलेक्शंस आया था वो था लगभग 477 करोड़ का नेट कलेक्शन और 700 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली का लगभग 567 करोड़ का नेट कलेक्शंस आया था और 860 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आया था। तो पहले हफ्ते में ही इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि RRR के जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 1350 करोड़ या फिर 1400 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और वहीं अगर बाहुबली के लाइफ टाइम कलेक्शन को देखा जाए तो 1800 करोड़ के यानी 1800 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन और 1030 करोड़ के नेट कलेक्शन हो चुके थे। इतना बड़ा डिफरेंस ग्रॉस और नेट कलेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बाहुबली के लाइफ टाइम के कलेक्शंस के रिकॉर्ड तो ये फिल्म नहीं तोड़ पाएगी, RRR नहीं तोड़ पाएगी। दोस्तों, अगर आप बाहुबली 2 के कलेक्शंस में नजर डालेंगे तो इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन है 1030 करोड़, उसमें से 510 करोड़ यानी 510 करोड़ का जो नेट कलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन से कलेक्ट हुआ था। यानी 50% का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन से आया। वही चीज RRR में मिसिंग थी। RRR के लिए हिंदी मार्केट में उतना अच्छा खासा बज नहीं था जितना बाहुबली 2 के लिए बना हुआ था। हालांकि बाहुबली 2 को बाहुबली फर्स्ट की जो
सफलता थी उसका फायदा मिला था। बाहुबली फर्स्ट फिल्म को लगभग सभी लोगों ने देख लिया था और बाहुबली 2 के लिए लोगों के अंदर एक्साइटमेंट थी। इस वजह से उस फिल्म को काफ़ी अच्छी ओपनिंग भी मिली थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था और फिल्म भी बहुत बढ़िया थी। हिंदी मार्केट ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से RRR बाहुबली 2 के रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। RRR के कलेक्शंस को देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये फिल्म एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाई जाएगी। अभी इस फिल्म को हम एक सिर्फ हिट फिल्म कह सकते हैं अभी के कलेक्शंस को अगर देखा जाए तो। बाकी आने वाले दिनों में इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग देने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पर्सनली RRR को तीसरी बार और देखने वाला हूँ और अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं विकी आप सब लोगों को साथ चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।